So hello everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो इवेंट हुआ है। एंड दिस इंटरनेशनल इवेंट इज़ बेसिकली रिलेटेड, जो कि आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति तक हमें ले जा सकता है। और ये इवेंट क्या है, बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें इफ़ यूल रीड न्यूज़पेपर, बहुत सारे जो आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं कि, और उसमें अगर आप सर्च भी करोगे तो बहुत सारी न्यूज़ भी इससे रिलेटेड आई हैं कि यूएस ने ईरान की जो बेसिस हैं सीरिया के अंदर उस पर हमला किया है। अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देखोगे यूएसए का, तो यूएस ने ये कहा है कि ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ईरान रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है, उसने ड्रोन के माध्यम से उनके बेस पर हमला किया था और इसके रिटेलिएशन में उन्होंने इस पर हमला किया है। मतलब जो आपकी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है, इसके बेस पर जो कि सीरिया पे लोकेटेड है, वहाँ पे हमला किया। अब इस चीज़ को समझना, ये तो चलो एक न्यूज़ है, ये मात्र एक न्यूज़ है, बट इस चीज़ को ओवरऑल समझना। पहली चीज़ ये समझो कि इस पूरी जगह में हो क्या रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है। वी ऑल आर अवेयर कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें एक तरफ इज़राइल है, दूसरी तरफ गाज़ा में इज़राइल एंटर भी करना चाह रहा है और हमस का खात्मा भी करना चाह रहा है। ऑल्दो हमस की अगर बात की जाए तो उसको चढ़ाने का काम किसने किया है, किसने उसको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि जाओ तुम इज़राइल पे हमला कर दो। इसके पीछे कुछ बड़ी फोर्सेस हैं और उसमें एक ईरान है। ईरान के कान किसने खींचे? मोस्ट प्रोबेबली वो आपका रशिया और चाइना है, खासतौर से चाइना है, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि अगर इंडिया और जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर सक्सेसफुल हो जाता है तो जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और यूरेशियन यूनियन या जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को बना के एक यूरेशियन ब्लॉक बनाना चाह रहे थे रशिया और चाइना, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये तो देखो दोनों का एम है, दो पोल्स हैं यहाँ पे, एक तरफ रशिया है और एक तरफ चाइना है, मतलब एक तरफ रशिया चाइना है और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं। हर चीज़ में ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आप आ जाओ ख़ास तौर से गाज़ा के अराउंड जो चीज़ें हैं। गाज़ा में इज़राइल कई जगह पे एंटर भी हुई है। मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं अगर आप देखो, उसमें जो दो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट एशिया की दो बड़ी कंट्रीज़ हैं जिसमें युद्ध तुरंत फैल सकता है, एक तो लेबनान है जिसमें हिजबुल्लाह है जिसका ईरान सपोर्ट करता है, और एक सीरिया है। सीरिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसके भी बेसेस हैं। और अगर आप यूएस का भी देखोगे तो यूएस के भी बेसेस हैं, जैसे अल तनफ करके जगह है, वहाँ पे बेसेस है। एकदम इराक और जॉर्डन के पास ही ये लोकेटेड है। और इराक के क्लोज ही आप कह सकते हैं कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान की, उसका जो बेस है वहाँ पे एयर स्ट्राइक जो है यूएस ने किया है। और कोनोका यूएस बेस भी लोकेटेड है, थोड़ा नदर्न पार्ट में सीरिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर ये बेसेस आपके लोकेटेड है। इराक के पास ही जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो क्या है, एक प्रकार से आप उनकी आर्मी मान लो, या एक प्रकार से मिलिट्री ब्रांच के रूप में कंसिडर किया जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट उनकी जो आर्म फोर्सेस है। अब वहाँ पे हमला किया गया है। अब इराक के बहुत ही क्लोज है। इराक की अगर बात करें इस समय, इराक के अंदर ईरान को एक बहुत बड़ा हीरो माना जाता है, क्योंकि ईरान शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है या शिया सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इराक के अंदर भी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो उसको सपोर्ट करती है। सीरिया पे जाओगे तो सीरिया पे भी सेम स्थिति है। बशर अल असद वो एक शिया हैं, प्लस वहाँ पे जो रिबेल चल रहा था जिसमें एक तरफ शिया एक तरफ सुन्नी थे, तो जो रिबेल थे वो सुन्नी थे, जिसका सपोर्ट टर्की कर रहा था, जिसका सपोर्ट आपका जो है सऊदी अरेबिया कर रहा था। और जो सुन्नी है, जो रिबेल ग्रुप वहाँ का सुन्नी डोमिनेटेड रिबेल ग्रुप था वहाँ पे, उसी से, जिसका नाम अल नुसरा था, उसी से निकल कर फिर आईसिस बना, और फिर आईसिस के बारे में आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि अभी जो युद्ध की स्थिति है उसमें बशर अल असद एक अपर हैंड में है, इसका मतलब ईरान का वहाँ प्रेजेंस होगा। ईरान के सपोर्ट से ही बशर अल असद इतना आगे गए हैं। तो यहाँ पे ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की वहाँ पे एंट्री है, प्लस यूएस का प्रेजेंस उस जगह पे है ही। अब होगा क्या कि सपोज करो अगर इज़राइल प्लान कर रहा है, इज़राइल इज़ प्लानिंग कि हमें
एंटर करना है। कहाँ एंटर करना है? गाज़ा के अंदर बाय फुट एंटर करना है और पूरे तरीके से हमास को खात्मा करना है। तो सबसे पहले कौन रिटेलिएट करेगा? एक तो हिजबुल्ला कर देगा, तो वो तो इजराइल खुद संभाल सकता है। लेकिन अगर ईरान एंट्री करता है, अगर ईरान हमला करता है, तो वो कहाँ से करेगा? वो सीरिया से ही करेगा। सीरिया में जो ये ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के बेसिस हैं, वहीं से हमला करेगा। और वही हमले अगर वो वहाँ से हमला कर देगा तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है इजराइल के लिए भी, कि आप कह सकते हो कि बहुत मुश्किल होगा इसे मैनेज कर पाना अगर अभी की स्थिति देखी जाए। तो यहाँ पे क्या है, यूएस ने जो भी अपना बोल दिया कि उसने ड्रोन से अटैक कर दिया हमारे ऊपर, तो हमने इन पे कर दिया। इससे क्या है, उनका बेस ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि हमला होगा तो बहुत चीज़ें जाएंगी और एक समय मिल जाएगा, क्योंकि जब तक वो अपने आप को तैयार करेंगे तो एक समय मिल जाएगा इजराइल को, और इजराइल अपना जो भी काम करना चाहती है गाज़ा के अंदर, वो जो अटैक करना चाह रहे हैं वो आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप समझो कि यहाँ दो हैं, एक तरफ है चाइना ने अपने वॉरशिप ऑलरेडी भेज रखे हैं, साइलेंटली रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, बहुत प्रकार का सपोर्ट स्ट्रेटजिक सेंस में रशिया के द्वारा सपोर्टेड है। प्लस इधर यूएस ने अपना बहुत हाई क्वालिटी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी एकदम गाज़ा के कोस्टल इलाके में, मान लो समुद्र जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पे खड़ा कर रखा है। अब आप समझो बड़ी बड़ी पावर खड़ी हैं, एक तरफ रशिया चाइना खड़े हैं, एक तरफ यूएस खड़ा है। ईरान रशिया चाइना की तरफ है, इजराइल यूएस की तरफ है। धीरे धीरे अगर आप देखोगे सिविलियन एयरप्लेन्स आ रहे हैं अपने अपने लोगों को ले जाने के लिए, वो भी चलो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब उसमें कोई युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन आप कह रहे हो कि अगर ये चीज़ नहीं मैनेज हो पाई, अगर ऐसी स्थिति बने जहाँ पे अगर मान लो यूएस ऐसा एक्शन नहीं लेता, तो मतलब क्या होता कि इजराइल जैसे ही एंटर करता गाज़ा के अंदर, उधर से जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड हमला कर देते, एक बार वो हमला कर देते तो दूसरे देश पे एंटर होना स्टार्ट हो जाते, और ये चीज़ क्या है, एक विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। अभी भी जो स्थिति बनी है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और किसी भी कारणवश अगर ईरान पे हमला हो जाए, डायरेक्ट ईरान पे हमला हो जाए, तो वो भी क्या होगा, बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, विश्व युद्ध की तरफ जा सकते हैं। अब आप ये तो देखो, ये तो एक आर्गूमेंट और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वीं सदी को कहा जाता है कि एशियन सेंचुरी है, और इस एशियन सेंचुरी में अगर आप देखो कि पूरे के पूरे रीजन में अगर युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, तो ये कभी भी एशियन सेंचुरी हो ही नहीं पाएगी। ये वेस्टर्न कंट्रीज ही फिर आगे बने रहेंगे। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे डोमिनेट अगर हमें करना है, तो इस जगह पे डिस्टर्बेंस बना रहे। और सबसे बड़ा रीजन वेस्ट एशिया है। वेस्ट एशिया के अंदर अगर आप डिस्टर्बेंस कॉज करोगे, चाइना और रशिया के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होंगे, इंडिया को चाइना रशिया से अलग कर दोगे, ऑल्दो चाइना भी नहीं चाहता है कि इंडिया राइज करे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा तीनों का एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो कभी भी 21वीं सदी एशियन सेंचुरी नहीं बन सकती, और वेस्टर्न कंट्रीज़ का डोमिनेंस, वेस्टर्न कंट्री का प्रोमिनेंस बना रहेगा। ये एक बड़ी स्थिति है, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि ये जो युद्ध की स्थिति है ये यूरोप तक रीच ना करे, अमेरिका तक रीच ना करे, और अगर युद्ध होता है तो इनके आर्म्स एमुनेशन जम के बिकेंगे, उससे भी इनकी अर्निंग होगी, प्लस इस पूरे रीजन में ये अपने डोमिनेंस को बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन कन्फ्लिक्ट की जो स्थिति बनेगी, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो नहीं हो पाएंगी, ऑल दो विश्व युद्ध की स्थिति में क्या आउटपुट आएगा ये सोचने वाली बात है। तो ये कुछ ओवरऑल पॉइंट्स हैं आपके माइंड के अंदर, आई होप थोड़ा सा ज़रूर से ये चीज़ आपने सोचा होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेशन के लिए आप सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।